Hey, welcome back to my class Physics Tutorials with BK, where you will learn with fun. So we are back with a totally new concept, that is vernier caliper and screw gauge. So before start, I will request you to please like, share and subscribe my channel if you like my videos and you are interested in physics. Okay, so before start, I will illustrate that what is the theme of today's tutorials. Today we are going to cover NCERT textual questions and example problems, but before that I have drawn some instruments as you can already see on this board, and these two are vernier caliper and screw gauge. So these two instruments are basically used to measure the length of different things like the diameter of a pencil or the diameter of a rope. So this kind of instruments like vernier caliper and screw gauge has been used many times in the laboratories to calculate the distance, the diameter with a precision. Alright, so now I have already drawn this instrument, so now I want to tell you how to calculate the least count of vernier caliper and the least count of screw gauge. So this is very simple concept and you are going to be well immersed in this. So the first is least count of vernier caliper. This is the formula is the difference between the main scale division and the vernier division. So you should know that there are two scales. Okay, first is the main scale, that is our millimeter scale. Okay, and the second scale that is shown in the vernier caliper is nothing but the vernier division scale. So there are the divisions, but in these divisions, if there are 20 divisions on the vernier caliper, then on the main scale there are 19. So what you get, that the 19 main scale division is equals to 20 vernier division. ठीक है, तो अगर आपको मैं हिंदी में बताऊं तो ये 19 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 20 वर्नियर डिविजन्स के इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा 1 वर्नियर डिवीजन कितना होगा, VD कितना होगा 19/20 मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, यहाँ से निकल गया 1 वर्नियर डिवीजन 19/20 हो गया. अब मेन स्केल डिवीजन किस में आ रहे हैं, हमारे मिलीमीटर्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से मिलीमीटर होगा. ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/20 आ जाएगा और 1/20 मिलीमीटर कितना होता है 0.05 मिलीमीटर. ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमें समझ में आया कि लीस्ट काउंट किस तरह निकलता है. ठीक है, ये दोनों डिविजन जो होते हैं, स्केल जो होते हैं, उनका डिफरेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज. ठीक है, इसमें क्या है कि आपका एक फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज कि आपका पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है हमारा. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये ऑपरेटर्स किस तरह से होता है. ये आपका एनविल होता है जो कि फिक्स्ड होता है. ये आपका जो होता है स्क्रू होता है, स्क्रू. ठीक है, हम जिस थिम्बल को ऐसे घुमाते हैं तो ये स्क्रू आगे निकल जाता है. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे इसका स्केल होता है, जितना रोटेशन होता है ना, जितना हम रोटेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ लेंथ कवर होती है स्क्रू के द्वारा. ठीक है, स्क्रू आगे चलता है, हम इसको रोटेट करते हैं, स्क्रू आगे चलता है. और ये जो है हमारा फ्रेम है. ठीक है, और ये यहाँ पे ये बैरल है, आपको दिख रहा है बैरल. ठीक है, और ये जो है हमारा लॉक नट है, इससे लॉक होती है. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये स्क्रू गॉज जो है ये बहुत प्रिसीजन के साथ हमारा डायमेंशन निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक निकालने हैं अपना आंसर, तो ये 3 डिजिट्स तक निकालने में हेल्प करता है. जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे जब कैलकुलेट करने के बाद डेसिमल के बाद कितने आए, 1 2 3, हमारे 3 डिजिट्स हैं न्यूमेरिकल के बाद, तो 3 डिजिट्स तक प्रिसीजन निकल के आता है हमारा विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज. तो किस तरह से करते हैं और पिच क्या होता है, देखिए पिच होता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू इन मिलीमीटर्स व्हेन वी रोटेट द थिम्बल बाय 1 रोटेशन. ओके, हमने एक बार रोटेट करा, इसको फुल रोटेशन घुमाया, तो स्क्रू ने कितना मूव करा. मान लीजिए हमने इसमें
20 रोटेशन करे, ठीक है, कितने रोटेशन करे, 20 रोटेशन करे, और हमारा जो स्क्रू है वो 1 सेंटीमीटर आगे चला गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस मूव हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और हमारा रोटेशन कितने हैं 20, ठीक है। तो इसी को अगर हम मिलीमीटर में करें, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 10 मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में देखते हैं ना हम डिस्टेंस कितना मूव हुआ है, तो 0 से 0 गया, 1/2 क्या होगा 0.5, तो हमारे यहाँ पर पिच कितनी होगी 0.5, ठीक है। बट एक्चुअल में जब हम करते हैं तो हमारा 20 रोटेशंस पे 1 सेंटीमीटर नहीं घूमेगा, 20 रोटेशंस पे 2 सेंटीमीटर चला जाता है, और अगर हम 10 रोटेशंस करते हैं तब जो है वो कितना चलेगा 1 सेंटीमीटर, तो 10 रोटेशन 1 सेंटीमीटर, तो 1 रोटेशन पे कितना होएगा 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए 1 रोटेशन करा तो 1 मिलीमीटर आया, और हमने रोटेशन कितना करा था 1, तो पिच क्या होगी यहाँ पर 1, ठीक है। अब पिच 1 हो गया तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है, नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ पर जब आपके हाथ में होएगा स्क्रू गोज, तो आप देख सकते हो कि इसमें डिवीजन जो होते हैं बैरल के ऊपर वो 100 होते हैं, तो 1/100, पिच हो गया 1 मिलीमीटर और डिविजन्स हो गए 100, तो 1 मिलीमीटर बाय 100 हो गया आपका 0.01 मिलीमीटर, ये आपका हो गया लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गोज। तो है ना आसान, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाया और आ गया हमारा। और आपको समझ में ये आना चाहिए कि हम जब इसको मूव कर रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारा स्क्रू कितना मूव कर रहा है मिलीमीटर में, जब हम एक रोटेशन करना है तो वही हमारा पिच हो जाएगा, और पिच निकलते ही हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दिस बैरल। तो इस तरह से हम लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं स्क्रू गोज का। और वर्नियर कैलिपर का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है, आप समझ लेना, नोट डाउन कर लो अपनी डायरी में ताकि आप इसको भूलो ना, ठीक है। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे जो कि हमारा आज का कंसेप्ट है जी, एनसीईआरटी का टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैंने लिख दिया है, बट मैंने इसमें ये नहीं लिखा कि हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। तो काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये जीरोस काउंट नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेकंड पे आइए, यहाँ पे 2 6 और 4, ये 2 हो गया, और यहाँ पे 2 3 7 और 0, ये क्योंकि एक्यूरेसी बता रहा है, ठीक है, हमारे डेसिमल के बाद में है, और यहाँ पे नॉन जीरो के भी बाद में है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो जो है वो नॉन जीरो के बाद में है और डेसिमल के भी बाद में, एक्यूरेसी बताता है ये। तो 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4, ये जीरो बीच में आ रहा है तो ये भी होएगा हमारा सिग्निफिकेंट। 4 हो गए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये काउंट नहीं होंगे, ये पहले वाले जीरो जो है ये काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ भी कितने हो गए 4, ये जो 4 है इसके 4 हो गए, ऊपर का 2 और 1, ठीक है। तो समझ में आया आपको ठीक है, इसमें यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, इधर 3 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसको जो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको मेन समझना था सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता चुका हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपको क्लियरली समझा रखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या है, मास ऑफ बॉक्स दे रखा है, ठीक है, उस मास को कैलकुलेट करा है ग्रोसर ने, जो कि वैल्यू आई है 2.3 kg, ठीक है, और एक दूसरा गोल्ड पार्टिकल्स है M1 एंड M2, जिसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दी है 20.15 एंड 20.17 ग्राम्स, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे करना है कि इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, विद रेफरेंस टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मास ऑफ द बॉक्स निकालना है। जब ये दो गोल्ड पार्टिकल्स जिनका मास 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम, ठीक है, ये ऐड होते हैं इस बॉक्स में, तो हमारा टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास इज इक्वल टू 2.3 kg को लिख सकते हैं ग्राम्स में, ठीक है,
2300 ग्राम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2300 प्लस 20.15 प्लस 20.17, ठीक है, ग्राम्स। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया मैंने, तो इसके पीछे क्या है, 5 और 7 है सबसे लास्ट में, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 12 हो गया, 2 1 कैरी ऊपर, ठीक है, और फिर 1 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 0 0, तो एक 0, उसके बाद 2 और 4 हो गया, देन उसके बाद 3 और देन उसके बाद 2। अब वापस से इसको क्या करेंगे, हम केजी में कर लेंगे, तो केजी में करने के बाद क्या आएगा, 2.34032 केजी। बट हमें क्या निकालना है, इन रेफरेंस टू सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि आपको 2.34 वैल्यू तो आ रही है, ठीक है, बट उसके बाद भी है, तो टोटल मास को मैं एम फाइनल लिख रहा हूँ, एम एफ लिख रहा हूँ। तो यहाँ एम एफ की वैल्यू जो हो रही है वो बहुत लंबी हो रही है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम नंबर्स इसमें है 2 और 3, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम यहाँ अपने आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, तो हमारा राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा, 2.3 kg। अब मैंने 3 को 4 भी तो कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि इसके जस्ट बाद में हमारा क्या है, 4 है, तो इसलिए मैंने नहीं किया यहाँ पे। नाउ अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू मासेस। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू मासेस, ठीक है। तो हमने सिंपल सो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंस, डी लिख रहा हूं, तो 20.17 बड़ा है मास, माइनस 20.15 ग्राम्स है, ये आपको अब दिखेगा, ठीक है, ये थोड़ा मार्कर ऐसा हो गया है, तो ये 20.17 माइनस 20.15 ग्राम्स। ना इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.02 ग्राम, ठीक है। ना हम देखेंगे अब कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, मैक्सिमम या मिनिमम देखेंगे, मिनिमम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं तो दोनों ही केस में कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है। तो हम अपने आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए ग्राम्स में लिखना है इसको, तो यहाँ पे ग्राम्स में लिखेंगे, हमारा आंसर क्या आया है, 0.02, ठीक है। इसके बाद 3 0 और लगा देंगे, ठीक है, तो ये 3 0 जो है ये एक्यूरेसी बता रहे हैं हमारे, और ये काउंट होंगे, तो हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 हो गए। यहाँ समझ में आया किस तरह से डिफरेंस दिखा रहे हैं हम विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए आंसर दिखाने थे, रिप्रेजेंट करने थे, तो हमने इस तरह से करा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इसमें खास नहीं है, खास तो अब आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, आज हमारी थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर हम वापस आ गए हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू कितना मीटर क्यूब। तो सिंपल है इसमें, ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आंसर अपना। तो यहाँ पे देखिए हमारा वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम सिंपल क्यूब का होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब होएगा 1 सेंटीमीटर है और हमें कितना चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर को किस में लिखना है, मीटर में लिखना है। तो हमने 1 सेंटीमीटर को क्या लिख लिया, 0.01 मीटर लिख लिया। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो हम इसको एक तरह से ऐसे लिख लेते हैं, 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब, क्यूब है ना यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम अपना बी पार्ट।
तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है। और देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अगर उसके ऊपर के पार्ट्स सरफेस नहीं है तो 2 पाई r इंटू एच होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। देखिए हम यहाँ पे क्या करना है, मिलीमीटर में लेना है, तो इसको करेंगे मिलीमीटर में 20 हो जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा मिलीमीटर स्क्वायर में वो आएगा 12571 डेसिमल, इसमें जो है ना 4 आएगा, 12,571.4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप सोल्व कर लेना इसको, मैं नेक्स्ट करा रहा हूं अभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा, व्हीकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करेगी अगर 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो देखिए हम 18 को जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ठीक है, याद रखना 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 18 से 18 कट गया, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, तो 1 सेकंड में कितना मूव करेगा 5 मीटर, तो यहाँ पे 5 मीटर हो गया। अब एक नेक्स्ट और मैं करा रहा हूँ आपको कि डी पार्ट है जो है रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक है मटेरियल, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, और वो लेड है, लेड की रिलेटिव डेंसिटी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी 11.3। हमें बताना है कि उसकी एक्चुअल डेंसिटी क्या है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। ये एक्चुअल डेंसिटी बतानी है, एक तो बतानी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और दूसरी उसकी एक्चुअल डेंसिटी बतानी है केजी पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 11.3 है। ठीक है, और हमें पता है कि वो लेड है, तो लेड का हमें देखिए मास पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, कि देखिए रिलेटिव डेंसिटी हमेशा रिलेशन में होती है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी है तो डेंसिटी का रेशो है ये। ठीक है, 11.3 क्या है, डेंसिटी का रेशो है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने इसको केजी पर मीटर क्यूब में करना है। ठीक है, किसमें करना है, केजी पर मीटर क्यूब में। आप याद रखना कि जो हमारी डेंसिटी होती है ना इसकी क्या कहते हैं वाटर की, तो वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने वाटर के रिलेशन में निकाला है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड क्या होगी अगर वाटर के एस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम पर सेंटीमीटर को केजी में तो कर ही सकते हो, तो केजी में कन्वर्ट कर लेना, बड़ा सिंपल है। समझ में इतना आना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी उसमें आगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, वो हमारा डेंसिटी हो जाएगी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसको फिर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं यहाँ पर पार्ट्स लिख रहा हूँ ABCD। तो देखिए पहला पार्ट है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड पार्ट है आपका 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर्स। उल्टा ले दिया, यहाँ पे लाइट ईयर का पता है तो मीटर से निकाल लोगे, और अगर लाइट ईयर नहीं पता तो आप नहीं निकाल पाओगे। समझ आई बात। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था
कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, वहां से निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सी में क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू डैश किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है। जी इक्वल्स टू कितना होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे देखिए 10 की पावर कितना है, -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद होने चाहिए, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे केजी स्क्वायर भी होता है। ठीक है, और इसको निकालना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो बहुत आसान है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखिए केजी को क्या कर लेंगे, 1 का 1 रहेगा, केजी हो जाएगा 1000 ग्राम्स। मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर, सेकंड तो एज इट इज आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर 3 ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे बी पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या है, 1 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि 1 लाइट ईयर जो होता है उसमें 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर हो जाएंगे, ये रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जाके ऐसे हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15, ये ऊपर जाके -15 हो जाएगा। ठीक है, और इसके आंसर -16 में आएगा। तो इसका 3 पॉइंट लिख लो, सॉरी 1.057 इंटू 10⁻−16 लाइट ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर की वैल्यू बता रहे ना, तो LY लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। इसमें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट हमें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर लिख सकते हैं। और सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर्स। उल्टा कर दिया ना, -2 है ही। ठीक है, अब यहाँ देखो सोल्व करेंगे, 3 इंटू 10⁻³ हो गया। नाउ 3600 की पावर क्या है, -2। ठीक है, तो माइनस अंदर जाएगा तो 3600 ऊपर हो जाएगा, फिर 3600 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिया स्क्वायर। ठीक है, और r की पावर क्या है, -2 है। यहाँ किलोमीटर का क्या है, किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाएगा हमारा। ये तो एज इट इज है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ गया ना। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा, 36 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इंटू 3 कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 3.88 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमारा जी पार्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, न्यूटन को हमने यहाँ पर डिसॉल्व करना है। तो न्यूटन हमें पता है क्या होता है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। याद हो तो आपको बच्चों, मास को हम कैसे लिखते हैं, केजी, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पे सोल्व करके उसको सेंटीमीटर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और मैं ये आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है सारा चीज। ठीक है, नाउ वी शैल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं, और आपको धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलोरी के ऊपर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा है कि हमारे ना कैलोरी कैलकुलेट करी है, और वो आई है 4.2 कैलोरीज। ठीक है, सॉरी 4.2 जूल आई है। ठीक है, और अगर वो कह रहा है कि एक दूसरी यूनिट है, ठीक है, उस यूनिट में क्या है कि अल्फा, बीटा और गामा है। क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है। कि अल्फा यहाँ पर आपका मतलब कि केजी के लिए है। ठीक है, मास की यही नई यूनिट है कि एक मास की यूनिट जो है वो अल्फा केजी है,
और एक लेंथ की जो यूनिट है वो कितनी है, वो बीटा मीटर है, ठीक है, ऐसे बता रहा है वो। और टाइम का जो बता रहा है वो है गामा सेकंड्स की। जो नई आपकी टाइम की यूनिट है वो गामा सेकंड है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट लेंथ की जो है वो बीटा मीटर है, और 1 यूनिट मास की जो है वो अल्फा केजी है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 4.2 नाउ एनर्जी होता है, ठीक है। एनर्जी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद हो तो mLT तो होता ही है, तो mL²T-2 होता है, यानी कि मास केजी हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, और टाइम का सेकंड हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना, 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें पता है कि नई मास की यूनिट क्या है, केजी, तो हमें इस केजी को अब अल्फा लाना है। तो हमें पता है कि जो 1 यूनिट होती है नई मास की वो तो अल्फा केजी होती है, बट 1 केजी में 1 केजी में अल्फा कितना होगा, तो 1/अल्फा होगा। 1 केजी में कितना होगा, अल्फा -1 न्यू यूनिट, ठीक है। और 1 मीटर में जो नई लेंथ की यूनिट है, ठीक है, न्यू यूनिट ऑफ मास कह सकते हैं। तो 1 मीटर में जो नई यूनिट होगी वो हो जाएगी बीटा इनवर्स, जो कि होगी न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेकंड में कितना नई यूनिट रहेगी, गामा इनवर्स, देखो ये उधर चल जाएगी 1 सेकंड में, गामा इनवर्स न्यू यूनिट ऑफ सेकंड्स, ठीक है, टाइम कह लेंगे, सेकंड्स कह लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4.2 एज इट इज, केजी का क्या हो जाएगा अल्फा इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा -2 हो जाएगा, और उसके बाद गामा -1 पहले या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गामा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा -2 गामा स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था, यही रिजल्ट है हमारा, ठीक है। तो ये नई यूनिट्स में आ जाएगा हमारा आंसर, आप इसको चेक कर सकते हैं, मॉडर्न एबीसी में ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं हम इसके साथ, ठीक है। इसको बहुत आसान है, आप नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही कर लीजिए, ओके। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि हमने एक नई यूनिट लिया है, ठीक है, लेंथ की नई यूनिट है, और हमें उस नई लेंथ की यूनिट से डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है। बट हमें पता है कि टाइम ड्यूरेशन जो लगता है सन की लाइट को अर्थ की सरफेस तक पहुंचने में वो 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो अगर हम इसको निकालें कितने सेकंड्स में पहुंच रही है, तो सेकंड्स में करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 6 48 480 सेकंड्स प्लस 20, तो 500 सेकंड्स हो जाएंगे। 500 सेकंड्स को अगर हम अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस से, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम होता है हमारा स्पीड। तो वो कह रहा है कि नई यूनिट में अगर हम देखें ना, तो नई यूनिट में जो वेलोसिटी आ रही है स्पीड की वो यूनिटी है, ठीक है, वो क्या है 1 है, ठीक है। बट हम 1 इसको क्या किसके इक्वल लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालना है नई यूनिट में। अब वो वेलोसिटी को क्या कह रहा है कि वेलोसिटी नई लेंथ की यूनिट के अकॉर्डिंग 1 आ रही है, तो इसका मतलब सेकंड तो वो सेकंड ही ले रहा होगा, बट यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर हो गया हमारा यूनिट, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 3 × 10⁸ मीटर से डिवाइड कर दें डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है, जो कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.496 × 10⁻11। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। बट हम दूसरे मेथड से करेंगे, हमने क्या करा यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा स्पीड इंटू टाइम, तो ct कर देंगे। स्पीड क्या है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या आ रहा है ड्यूरेशन कितना है 500 सेकेंड, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको डिस्टेंस निकालेंगे, हमारा आ गया
हमारा इसमें जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा। बट हमें पता है कि 3 × 10⁸ मीटर क्या है, हमारा यूनिट डिस्टेंस है, यानी कि नई यूनिट की लेंथ है। तो इसको 3 × 10⁸ से डिवाइड कर देंगे, 3 × 10⁸ से डिवाइड कर देंगे लास्ट में, क्योंकि इस 3 × 10⁸ मीटर को कितना लेना है, हमने 1 लेना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500। अब यहाँ पे क्या आएगा, नई यूनिट, ठीक है, न्यू यूनिट, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, नई यूनिट में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। समझ में आया आपको? देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाला ये जो कंसेप्ट है इसको बाद में देखेंगे। देखिए हमें यहाँ पे बता रखा है कि नए डिस्टेंस यूनिट जो है, नई डिस्टेंस की यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यूनिटी है, ठीक है। तो मतलब कि 1 सेकंड में जो वो मूव कर रहा है वो टोटल डिस्टेंस को हम 1 आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द न्यू यूनिट। इतना समझ में आया आपको? तो उसमें क्या है, हमने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1, देखिए न्यू यूनिट को मैं n ले रहा हूँ, तो 1 n/सेकंड, तो यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इक्वलेंट हो गए। सेकंड से सेकंड कट गया, यानी कि 1 न्यू यूनिट जो कि लेंथ की यूनिट है वो कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर। यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा मीटर्स में उसको हमने डिवाइड करना है इस पूरी वैल्यू से, तभी तो आंसर आएगा ना। समझ में आई बात? तो इससे डिवाइड कर देंगे, बट हमें पहले वैल्यू निकालनी है ना, कितने मीटर्स हैं, तो उसको निकालने के लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है टोटल टाइम ड्यूरेशन जो रे ऑफ लाइट को यहाँ तक सरफेस तक पहुंचने में लगेंगे, तो वो कितना लगेगा, वो लगेगा हमारा 500 सेकंड्स। तो हम इस टाइम को क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आया मीटर्स में, बट हमने इसको न्यू यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो न्यू यूनिट की एक वैल्यू मीटर्स में कितनी होती है, इतना होता है। तो मीटर से मीटर कट गया, ठीक है, और हमारी न्यू यूनिट आ गई 500। तो 500 हमारी आ गई न्यू यूनिट। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे अब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रखा है 4 फिजिकल क्वांटिटीज में, यानी कि 1 फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इनटू 4 फिजिकल क्वांटिटीज ABCD, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें एरर निकालना है, और एरर निकालना कौन सा है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालेंगे हम यहाँ पे। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज एरर इन ABCD, क्योंकि हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि परसेंटेज एरर डेल्टा P/P × 100 होता है। तो वो क्या होगा, डेल्टा A/A × 100। अब यहाँ पर 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 है तो ट्वाइस हो जाएगा हमारा जितना परसेंटेज एरर है, ये हमारा परसेंटेज एरर है, प्लस C की पावर क्या है 1/2, तो डेल्टा C/C × 100, ठीक है, प्लस 1 × डेल्टा D/D × 100, क्योंकि यहाँ पर D की पावर क्या है 1, ठीक है। तो हमें पता है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है A, B, C and D में परसेंटेज एरर है 1, 3 and 4, 2, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 3, 4, 2 दे रखा है, तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो A में कितना परसेंटेज एरर है, A में परसेंटेज एरर है 1, तो 3 × 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 × क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, क्योंकि B में परसेंटेज एरर 3 है, प्लस 1/2 × C में परसेंटेज एरर 4 है, तो यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे D में परसेंटेज एरर 2 है, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 3 + 6 + 2 + 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 9 + 4, यानी कि 13 परसेंटेज एरर। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट करेंगे, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए आप, बाकी बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा ना रिलेशन लिख रहा था, जो कि
एक रिलेशन आया है, एक्सप्रेशन आया है फ्रॉम दी रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो है, ठीक है, E=mc², वहां से एक फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले में क्या क्या करना भूल गया, c स्पीड ऑफ लाइट को जो एक कांस्टेंट है वो लिखना भूल गया, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ आएगा, और उसने कुछ इक्वेशन इस तरह से बनाया, m=m0 1 - v², ठीक है। अब यहाँ पे 1/2, ठीक है, उसने इस तरह से कुछ करा, ठीक है। अब वो नहीं जानता कि ये c कहाँ पर आएगा। आपको ये पता है एनर्जी मास रिलेशन का है ये, ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरम है। तो हमें पता है कि c तो आएगा इसमें, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ आएगा। अब यहाँ पे हमें c लगाना है, तो सिंपल सी बात हम देखेंगे कि जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है और उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीटर पर सेकंड कहाँ पे आ रहा है, उसके साथ ही होगा ना कुछ रिलेशन। तो यहाँ पे मास है kg, तो यहाँ पे c नहीं आएगा। अब देखिए 1 माइनस है, तो देखिए हमें पता है कि कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में से कोई न्यूमेरिकल ही माइनस होएगा, वेलोसिटी माइनस नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि 5 में से हम 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस कर दें, नो। अगर यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होना चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी है तो यहाँ भी वेलोसिटी होनी चाहिए, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें कुछ डिवाइड करना होगा ताकि ये वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर न्यूमेरिकल बन जाए। तो हम देखिए v² है, तो हम यहाँ पर c² से डिवाइड कर दें अगर, तो दोनों वेलोसिटी और दोनों का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 1/2 है, तो इसका क्या कर दिया हमने, 1/2 मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन बन गया, ठीक है। मास और एक्चुअल मास में, ये मास होगा जब कुछ स्पीड से हमारी मास ट्रेवल कर रहा है तो कुछ ये मास होगा, और ये उसका एक्चुअल मास जब मास रेस्ट पे है। तो इसका मतलब कि जो मास है उसमें चेंज आता है, जिस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, तो उस तरह से मास जो होगा वो चेंज होएगा विद दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये एक मतलब कि फॉर्मुलेशन है, ठीक है। आप कह सकते हो कि उसी से डिराइव किया गया है, ये एनर्जी मास रिलेशनशिप एक्सप्रेशन से, ये आपका फॉर्मुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, जो नेक्स्ट है वो आपका देखिए वॉल्यूम के ऊपर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है, वॉल्यूम के ऊपर है। तो वो कहता है द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम। हमें पता है कि हमें एटॉमिक स्केल पे जो हम लेंथ लेते हैं, यूनिट लेते हैं लेंथ की, वो कितना लेते हैं, एंगस्ट्रॉम लेते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम तो आपको पता है, द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोल रहा है वो, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। तो अब व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ अ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। टोटल एटॉमिक वॉल्यूम क्या पूछ रहा है वो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, हम वॉल्यूम निकालनी है तो 1 एटम की वॉल्यूम निकालेंगे पहले। भाई देखते हैं पहले एक एटम की वॉल्यूम कितनी आती है हमारी। तो एटम है, स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 एज इट इज, पाई को लिख सकते हैं 22/7। और यहाँ पे रेडियाई ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितना लेंगे, 0.5 यानी कि 1/2। और एंगस्ट्रॉम है तो इंटू 10⁻⁻10, यहाँ पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा वैल्यू है इसकी भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 88 लिख दीजिए और यहाँ पे 21 लिख दीजिए, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये 10⁻⁻30 हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये हमारी कुछ वैल्यू आ रही है, इसको 1 से 8 से करा हमने डिवाइड, तो ऊपर 11 आ गया। अब ये लगभग 0.5 आएगा, ठीक है।
तो इसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻31, तो उस तरह से कुछ आएगा 5.237, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जितना मैंने बोला, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी एक एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम आ गया। बट हमें 1 मोल का निकालना है, तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होगी? 1 मोल की वॉल्यूम होगी कि हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल वॉल्यूम जो है यहाँ पे टोटल एटॉमिक वॉल्यूम है, ठीक है। VA बोल रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। ये क्या है? VA है। तो वॉल्यूम को हमने ऐसे लिख दिया VA, ठीक है, जो भी निकाली। अब हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5.237 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। ये मीटर क्यूब है। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 3.154 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, यानी कि हमारी 1 मोल हाइड्रोजन एटम की वॉल्यूम कितनी निकलेगी? इतनी निकलेगी। तो यही वो हमसे पूछ रहा था कि भैया ये बताओ कि हाइड्रोजन एटम अगर 1 मोल इकट्ठा हो जाए तो उनकी एटॉमिक वॉल्यूम कितनी बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने एक एटम ऑफ हाइड्रोजन लिया, एक एटम हाइड्रोजन का हमने वॉल्यूम निकाल लिया 4/3 पाई r क्यूब से। वॉल्यूम निकाला तो हमने पाया कि यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 5.237 10⁻⁻31, ठीक है। तो उससे हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से इसको पुट करा, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करा, और एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करने से हमारा मोल का आ जाता है। तो मोल का जितना भी हाइड्रोजन का वॉल्यूम आया वो इतना है। समझ में आया कंसेप्ट क्या था, क्या पूछ रहा था वो? है ना आसान? तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ये आपका यहाँ पे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपके एग्जांपल्स होंगे एनसीईआरटी के कराऊंगा मैं, बाकी आपको जो भी करने हैं, चाहे प्रदीप में से करने हैं, चाहे आपको मॉडर्न एबीसी के आपको शॉर्ट टाइप आंसर करने हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स करने हैं, एससी वर्मा करना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं वो सब चीज़ें नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर आपका जो ड्यूरेशन होएगी ट्यूटोरियल्स की वो लंबी हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता क्योंकि आप भी इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पर ये है कि ब्रॉड एक्सपेक्ट को लेना और आपको कंसेप्ट का फंडामेंटल्स क्लियर करना। तो अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा जो है सोलर सिस्टम के ऊपर है। तो वो कह रहा है कि एक नियरेस्ट स्टार है और वो नियरेस्ट स्टार जो है हमारा 4.29 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। हमारे अर्थ से कितना दूर है वो? 4.29 लाइट ईयर्स दूर है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार सेकेंड्स, ठीक है। वो कितना पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है पार सेकेंड से। देखिए हमें पता है कि पैरेलैक्स का कंसेप्ट होता है। पैरेलैक्स क्या कहता है, दो हमारे पॉइंट लेते हैं हम, दो अलग अलग पॉइंट, ठीक है, और वो कुछ एंगल बनाते हैं, ठीक है, और उसी को पैरेलैक्स कहते हैं। ये पॉइंट है फिक्स। अब यहाँ पे फिक्स क्या है? कोई स्टार होगा, तो स्टार ही तो बता रहा है कि 4.29 लाइट ईयर्स है, ठीक है। तो हमने वो क्या कह रहा है कि 6 महीने का उसने कहा ड्यूरेशन है, और 6 महीने में जो हमारी अर्थ है वो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से लगा लेती है कि ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, और ये हमारी ऑर्बिट है। इस तरह से कुछ हमारी ऑर्बिट है, इस तरह से। तो हमारा अर्थ पहले यहाँ था E1, और बाद में E2 यहाँ पे आ गया, कुछ इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। तो E2 यहाँ पे आ गया 6 महीने बाद। तो अब यहाँ पर जब 6 महीने बाद यहाँ पे आया तो हमने देखा कि ये दोनों पोजीशंस कुछ एंगल बना रही है इस पे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें पैरेलैक्टिक सेकंड, यानी कि पार सेकंड में अपना डिस्टेंस बताना है, कितना पार सेकंड ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? पैरेलैक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, PARALLAX, पैरेलैक्स लगाएंगे। तो हमें पता है 1 पार सेकंड कितना होता है, ठीक है। 1 पार सेकंड लिख लो, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लाइट ईयर्स निकालें तो लाइट ईयर्स 1 लाइट ईयर्स कितना होता है ये भी पता होना चाहिए आपको।
ठीक है। तो 1 लाइट ईयर में देखिए इसमें आपका याद रखिए कि हमारा 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन 3 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल सी बात, पार सेकंड जो होती है ना उसको आप इस तरह से याद रखिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना उसमें रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना, तो याद करने का तरीका ये है कि ये 8 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 8 नीचे आएगा तो 0 के साथ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो 3.08 हो गया, और यहाँ पर नीचे आया तो ये डबल हो जाएगा, 8 की जगह 16, तो ये हो गया पार सेकंड। उसके बाद अपना लाइट ईयर्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद कर लो। तो यहाँ पे 1.497 होता है इंटू 10⁻11, और फिर आता है हमारा 1 लाइट ईयर्स, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर्स में जो हमारा होता है वो कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो लाइट ईयर्स में याद करने के लिए आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारे नंबर क्या है 946, ठीक है। तो इधर देखिए एस्ट्रोनॉमिकल में 149 है, यहाँ से उल्टा चलिए 94 और उसके बाद 6 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट याद हो जाएगी तो लाइट ईयर भी याद हो जाएगी। आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है किस तरह से आप ये तीनों चीजें याद रखो, क्योंकि अगर आपको तीनों चीजें याद है ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे पैरेलैक्स लगाना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना डिस्टेंस निकालेंगे। हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमें 4.29 लाइट ईयर दे रखा है, लाइट ईयर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, इसको 9.46 इंटू 10⁻15 ये लिख दी लाइट ईयर की वैल्यू, तो यहाँ पर मीटर आ गया। इस डिस्टेंस को ले रहे हैं एस, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आएगा 4.058 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया, समझ में आई बात। ये तो हमारा आ गया डिस्टेंस, बट हमें क्या करना है यहाँ पे पार सेकंड में निकालना है। हमें क्या निकालना है, पार सेकंड में निकालना है। तो पार सेकंड 1 पार सेकंड में कितना होता है, इतना मीटर होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर में। अब देखिए 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.318, ये हमारा आंसर हो गया पार सेकंड में। ये हमारा क्या है, लेंथ की यूनिट है, इतना दूर है हमारा। तो हमने अपने लाइट ईयर्स को पार सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। नाउ हमें निकालना है अब ये एंगल। ये एंगल ही क्या होता है हमारा, पैरेलैक्स होता है। तो हमें पैरेलैक्स निकालना है कि कितना है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार अल्फा सेंचुरी। तो ये स्टार कौन सा है, अल्फा सेंचुरी। द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज अल्फा सेंचुरी, प्लीज कीप इन योर माइंड। एंड देन this alpha century makes an angle which is called parallax when viewed from two locations. This makes an parallax, this makes an angle when viewed from two locations, that is our earth, apart six months apart. So हमने यहाँ पे कैसे निकालना है, देखिए इसमें सिंपल सा थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर लगता है। यहाँ पे ये हमारी आर्क लेंथ होगी एल, और यहाँ पे ये हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। ये एक जैसे छोटा सा पार्ट है सर्कल का, तो ये हमारा रेडियस हो गया L/R। यहाँ पर हमारा थीटा जो निकलेगा, देखिए मीटर से मीटर डिवाइड करेंगे तो रेडियंस में आएगा, उसको बाद उसको रेडियन से सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। बट यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी है, देखिए 6 मीटर, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तब तो यहाँ से यहाँ पर आया ना 6 महीने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि 6 मंथ्स के बाद, यानी कि दो जो पोलर पोजिशंस हैं, यानी कि दो अपोजिट पोजीशंस हैं, तो दो अपोजिट पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये आप मान लीजिए कि हमारा सन से लेकर अर्थ तक डिस्टेंस कितना होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब जब ये घूम के आएगा तो जस्ट इसके अपोजिट होएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 AU, ये 1 AU, तो 2 AU हो गए, तो 2 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। 49 यहाँ पे 6 लिख लेना, 496 होती है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि ये तो हमारा हो गया आर्क लेंथ। अब हमको रेडियस पता होना चाहिए, तो रेडियस कितना आया इसका पार सेकंड में जो हमने निकाला था 1.318 इंटू 10⁻1 पार सेकंड कितना होता है, 1 पार सेकंड होता है 3.08 इंटू 10⁻16, ठीक है। तो हम इसको मीटर्स में ही लिख लेते हैं। तो मीटर्स में कितना है हमारा आंसर 4.0
058 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। मतलब इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा रेडियंस में आंसर आ जाएगा RAD। कितना आएगा वो आपको बता देता हूँ, 7.37 10 की पावर -6। बहुत ही आसान है, इसको बस हमने डिवाइड करना है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अच्छा 7.37 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। अब इसको देखिए, हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। कैसे निकला? देखिए 1 डिग्री को यहाँ पर विभाजन करा, ठीक है, डिवीजन करा तो 60 मिनट्स आ गए। फिर 1 मिनट को फिर डिवाइड करा तो 60 सेकंड्स आ गए। तो 1 डिग्री में कितने हो गए? 16 × 60 3600 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमें रेडियन को यहाँ पे कर लेंगे सेकंड्स में, ठीक है। तो सोल्व करके आ जाएगा आपका 1.5 कुछ सेकंड्स। तो ये आपका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई भी मैं आपको लंबा नहीं करा रहा, ठीक है, बहुत ही आसान है।